नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर की बड़ी खबर के साथ वापस आके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने 1 महीने का समय मांगा था घर खाली करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने घर खाली करके भाजपा सरकार को थमा दी है चाबी। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने महागठबंधन को लेकर क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। इसी के साथ में देश के अंदर महागठबंधन बनाने के लिए सबसे आगे चल रहे नेताओं में से एक अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई की ओर से समन भेजा गया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और आरजेडी के नेता के साथ साथ नीतीश कुमार ने महागठबंधन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। और कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका लगा है। देश के मीडिया से गायब रही जो खबर, उसके बारे में बताएंगे विस्तार से जानकारी। बीजेपी को कितना तगड़ा झटका लगा है डिटेल में जानेंगे दोस्तों। इसके साथ में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे के बीच में बसवराज बोम्मई की उम्मीद गई टूट, कहने लगे नेता तो नहीं लेकिन कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे। बताएंगे दोस्तों ऐसा क्यों कहना पड़ा है। और दिल्ली के अंदर जबरदस्त राजनीति जारी है, बताएंगे कौन सा है पूरा मामला। और मुस्लिम आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की कर्नाटक सरकार को जमकर फटकार लगाई है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने दे दिया ऐसा बयान जिसकी आलोचना की जा रही है दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता जो अभी आजकल बीजेपी से नाराज चल रही हैं, एनसीपी नेता के साथ मंच साझा करती दिखाई दी, जिसके अगले दिन उनके फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है दोस्तों, रेड मारा गया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट एकदम सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी अपने वादे को पूरा करते दिखाई दिए। उन्होंने 1 महीने का समय बीजेपी की सरकार से मांगा था और 1 महीने से कम समय में यानी मात्र 15 दिन के अंदर उन्होंने अपना घर खाली कर दिया है दोस्तों। हाउस कमेटी ने 27 मार्च को राहुल गांधी को घर खाली करने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने अपना घर खाली करते हुए अपनी मां सोनिया गांधी के घर में सारा सामान शिफ्ट कर लिया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी 10 जनपद रोड पर रहती हैं, वहीं उनका बंगला है, तो राहुल गांधी अपनी मां के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की जमकर आलोचना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आदेश दिया गया है तो इसका पालन किया जाएगा। और राहुल गांधी कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं और किन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरीके की चीजें तो उनके साथ होना पूरी तरीके से तय ही है, लेकिन लड़ाई आगे लड़ी जाएगी, इस बात को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है दोस्तों। एक और बड़ी खबर भारत में बनने जा रहे संभावित महागठबंधन को लेकर है, जहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जैसे ही वो बिहार पहुंचे, मीडिया वालों ने महागठबंधन के बारे में उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 7 महीने से जो बातें रुकी हुई थी मेरे दिल्ली जाने के बाद वो बातें एक बार फिर से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में जो बैठे हैं उनको काम से नहीं बल्कि प्रचार से मतलब है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर राजी हो गए हैं कि महागठबंधन को लेकर विचार करना है और ये विचार जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जो जानकारी दी गई है दोस्तों। इसके साथ में आपको बता दें कि इसी से मामले से जुड़ा हुआ आरजेडी के वरिष्ठ नेता का बयान सामने आया है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने बताया कि 4 महीने के अंदर हो जाएगा विपक्ष का महागठबंधन, सभी एक साथ मंच साझा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चेहरे के इर्द गिर्द राजनीति नहीं होगी बल्कि लोकतंत्र को कमजोर न किया जाए और लोकतंत्र के अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और चुनाव लड़ा जाएगा, यानी मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा, किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं लड़ा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है वो कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करने के लिए जिम्मेदारी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दी गई है और तमाम राजनेता अपने अपने हिसाब से बातचीत कर रहे हैं और सारे मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वह भी महागठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अभी ताजा बड़ी अपडेट सामने आई है, जब अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में नोटिस थमाया गया है, समन भेजा गया है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक को समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, जिस पर संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गिरफ्तार करने के लिए एक थ्योरी रची जा रही है, जैसा कि मनीष सिसोदिया वाले केस में भी हुआ था। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल को समन देने की, इसके पीछे क्या आपको कोई राजनीति लगती है या फिर एक ये नॉर्मल प्रोसीजर लगता है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी आई है, जहां पर अंबेडकर जयंती के दौरान अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर एक साथ मौजूद रहे। महागठबंधन की रूपरेखा दिखाई गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। मौका था संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और स्थान बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थल मध्य प्रदेश के महू का। तीनों युवा नेता डॉक्टर अंबेडकर की शरण में दस्तक देते दिखाई दिए। दलित समुदाय को राजनीतिक संदेश देने की एक तरीके की कवायद थी जो पूरी होती जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सपा के वोटों में आरएलडी के वोटों को जोड़कर और अब क्योंकि बसपा की चीफ मायावती कोई राजनीति उतना तत्परता से कर नहीं रही है, तो दलित समुदाय के लोगों को एक विकल्प देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद को आगे किया गया है दोस्तों और उन्हें
उन्हें अपने साथ में रखकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो भी अम्बेडकर जयंती पर। देखते हैं उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में किस तरीके के परिवर्तन होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि पहले नगर निकाय के चुनाव होंगे और इसी चुनाव से तय होगा 2024 में विपक्ष किस तरीके की चुनौती बीजेपी के सामने पेश करेगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका में अब तक का सबसे तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवादी ने आखिरकार बीजेपी से औपचारिक तौर पर इस्तीफा देते हुए अपने लोगों को बुलाया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों सबसे पहले उन्हें बीजेपी की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी रैली का आयोजन किया। दोस्तों मात्र एक दिन के अंदर हजारों हजार की संख्या में उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। आपको बता दें कि लक्ष्मण सवादी ने यहीं से बीजेपी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया दोस्तों, और जिस तरीके का जन सैलाब उनके समर्थन में देखने को मिला था, काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र अथानी विधानसभा के लोगों से कहा कि मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आपके साथ जैसे काम करता आया हूं इसी तरीके से आगे भी काम करता रहूंगा। उनके द्वारा जो इमोशनल मैसेज भेजा गया है दोस्तों, इसका दूर तक संदेश गया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये जो रैली बुलाई थी उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और पार्टी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात की थी। तीनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि शाम होते होते कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 साल से मैंने राजनीति की है, मैं हमेशा अपने लोगों के बीच में जाता रहा हूं, उनसे समर्थन मांगा है और उन्हीं के समर्थन से चुनाव लड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमारे साथ धोखा किया और मेरे 100 में से 99% सपोर्टर थे जो कह रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, कांग्रेस के लिए काम करिए, कांग्रेस की सरकार बनवाइए। और अपने कार्यकर्ताओं की मांग के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत करूंगा। और दोस्तों उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी की नीति की जमकर तारीफ भी की है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम इस सीट पर तो कांग्रेस पार्टी को श्योरिटी है कि वो जीत जाएंगे। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के आंकड़े में ये बड़ा एक जंप देखने को मिला है। आपको बता दें कि लक्ष्मण सवादी के भारतीय जनता पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की भी कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। साथ साथ बेलगावी जिले के अंदर बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राम दुर्गा के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले महादेवपा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है दोस्तों और ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि वह जनता के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहे हैं, जनता के कार्य करते रहे हैं। तो इस बार उनको टिकट न देकर रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। इस तरीके का ऐलान भी कर दिया गया है उनकी ओर से। पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए उन्होंने कह दिया है। देखते हैं इससे कितना असर पड़ेगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कनकपुरा सीट से अपने उम्मीदवार अशोक को मैदान में उतारकर ये बातें स्पष्ट कर दी है कि वह कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार के सामने मजबूत कैंडिडेट नहीं बल्कि एक नाम मात्र के लिए कैंडिडेट दे रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है दोस्तों उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। बीजेपी यहाँ पर जमानत बचा ले वही उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। कर्नाटका की पॉलिटिक्स में कनकपुरा की सीट हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है और बीजेपी ने यहाँ पर जो उम्मीदवार उतारा है उसके बारे में भी जो जानकारी दी गई है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रभाव वाली स्थिति है नहीं, आसानी से ये सीट डीके शिव कुमार जीत सकते हैं। साथ साथ कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कम से कम 30 ऐसे नेता है जो पार्टी छोड़ चुके हैं दोस्तों, और आने वाले दिनों के अंदर अन्य नेता भी पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी पर बसवराज बोम्मई से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने पहले तो मना किया कि किसी तरीके का कोई विद्रोह है, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि नेता के जाने से कोई कार्यकर्ता नहीं जाता, कार्यकर्ता हमेशा से पार्टी के प्रति लॉयल रहता है। इस तरीके का बयान देकर अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के 30 से ज्यादा नेता बीजेपी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ आपको बता दें कि येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है बगावत को रोकने के लिए। सबसे पहले येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टर को मनाने की कोशिश की और उनको टिकट दिलवाने के प्रयास भी करने लगे, यानी जगदीश शेट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, पहले तो उनको टिकट ही नहीं दिया गया और जब अब उन्होंने विद्रोह की बात की है तो येदियुरप्पा को आगे करके भारतीय जनता पार्टी विद्रोह को थामने की कोशिश कर रही है दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि जगदीश शेट्टर मान भी जाए तो येदियुरप्पा अन्य नेताओं को मना पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि येदियुरप्पा खुद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर सब्सिडी बंद कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने एलजी पर ठीकरा फोड़ा है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि एलजी ने दिल्ली की मुफ्त बिजली रोक दी है। इससे 46 लाख परिवारों, किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को फ्री बिजली मिलना बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी को भेजी गई थी, लेकिन एलजी उस पर बैठ गए हैं और इस फाइल को आगे नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां टाटा, बीएसईएस ने चिट्ठी लिखी, उनके पास सब्सिडी की सूचना नहीं आई तो वो बिलिंग शुरू कर देंगे। ऐसे में दोस्तों दिल्ली की जनता को ही इससे नुकसान होने वाला है और आखिर एलजी इस फाइल पर साइन क्यों नहीं
कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिख कर जरूर बताएगा, और इसके पीछे किसकी गलती समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों, जब महागठबंधन बनाने की बातचीत दिल्ली में चल रही थी तो एक तस्वीर सामने आई जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नेताओं को बैठना था, तो सारे नेता एक दूसरे को बैठने के लिए कह रहे थे, जिस पर निशाना साधते हुए तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह बोले, कहा कौन बैठेगा इस कुर्सी पर किसी को पता नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी की तो बात ही छोड़ दीजिए। दरअसल दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट पर बैठने के लिए एक दूसरे से पहले आप कर रहे थे विपक्ष के नेता, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने इस पर गिरिराज सिंह को जवाब देते हुए कहा कि यही हिंदुस्तान के संस्कार है जो बीजेपी में बिल्कुल नहीं है। हमारे सब कह रहे हैं कि आप बैठिए, आपके यहाँ मोदी जी के अलावा कोई और उस कुर्सी की सोच भी नहीं सका। क्या गिरिराज सिंह जी जवाब दीजिए, आपकी हिम्मत है, हैसियत है उस कुर्सी के पास खड़ा भी होने की? बैठने की तो बात ही दूर है। यानी प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर गिरिराज सिंह को उल्टा जवाब दिया गया है। दोस्तों, साथ साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने अमन चोपड़ा पर नफरत फैलाने के जुर्म में 75,000 रूपए का जुर्माना लगाया है। यानी अमन चोपड़ा से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों, NBDSA ने अमन चोपड़ा पर 75,000 रूपए का जुर्माना लगाया है। बड़ी बात यह नहीं है कि जुर्माना लगाया है, उससे बड़ी बात यह है कि अपने आप को तथाकथित मीडिया वाले बताते हैं, लेकिन जुर्माना इन पर इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि कितने शर्मनाक बात है कि देश के मेन स्ट्रीम के मीडिया के एंकर पर नफरत फैलाने के मामले में 75,000 का जुर्माना लगाया गया। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां पर गलत धारणा गड़बड़ फैसला, मुस्लिमों के 4% आरक्षण खत्म करने पर कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कर्नाटक की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय देने की बात कही है, अनुरोध किया है और पीठ को आश्वासन दिया है कि 24 मार्च के सरकारी आदेश के आधार पर कोई नियुक्ति या फिर दाखिला नहीं किया जाएगा। वोकालिगा और लिंगायत समुदाय के सदस्यों की ओर से पेश वकील अधिवक्ता मुकुल रहतोगी ने कहा कि उन्हें याचिका पर अपना जवाब देने की अनुमति दिए बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ से कहा गया कि अगर न्यायालय को आश्वासन दिया जाता है कि सरकार के आदेश के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी की कर्नाटक सरकार को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस मामले पर बैकफुट पर है, और यही बड़ा कारण है कि दो वकील पहुंचे हैं अपने अपने तरीके से अपनी राय रखने के लिए। आप लोग इसके पीछे जो भी रणनीति समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में सत्यपाल मलिक ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और RSS से जुड़े हुए राम माधव पर सीधा आरोप लगाया था भ्रष्टाचार के पैसे देने का। और इस मामले पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू पर पत्रकार प्रशांत टंडन को एक लीगल नोटिस आया है दोस्तों, जिस पर लोगों ने सवाल पूछा कि जो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं उन्हीं को लीगल नोटिस क्यों भेजा गया है। जो इस पूरे इंटरव्यू में दावा कर रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, राम माधव ने उसको पैसा दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कमाल की बात है कि इंटरव्यू लेने वाले को नोटिस दिया गया है, लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के नेता अमित शाह ने दिल्ली के अंदर जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी और अब भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने के लिए पटना पहुंचे। पटना में उनके आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है दोस्तों, जो जानकारी सामने आई है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में नई तरीके के समीकरण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि महागठबंधन में कम से कम 7 से 8 पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रही है, और अगर सारी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो पूरे बिहार से कहीं बीजेपी का सफाया ना हो जाए। ये भाजपा के लोगों के मन में एक सवाल है दोस्तों। बीजेपी के पास अच्छा खासा भी सांसदों की संख्या है बिहार में, और अगर महागठबंधन के सामने बीजेपी अकेले जाएगी तो उसे पता है कि उसकी क्या स्थिति होने वाली है। 2015 में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था दोस्तों। साथ साथ राजस्थान कांग्रेस पर मंडरा रहे संकट के बादल, अशोक गहलोत और पायलट के बीच में सुलह कराने के लिए एक्टिव हो गए कमलनाथ। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता राहुल गांधी के कहने पर कमलनाथ ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है। सूत्रों का कहना है कि खड़गे ने वेणुगोपाल से कहा है कि वे किसी फैसले पर पहुंचने से पहले पायलट से मिले और उनका पक्ष सुने। सूत्रों ने कहा है कि पायलट का मानना था कि राजेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित मामले में कार्रवाई की मांग पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं हो सकती। उन्होंने तर्क दिया है कि पार्टी ने 2018 के चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे नेतृत्व में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने की बात कही थी और जनता अब हमसे सवाल पूछेगी, इसीलिए हमें उस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ साथ दोस्तों, जिन 17 विधायकों ने 2019 में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस की सरकार गिरवाई, उनमें से 14 नेताओं को बीजेपी ने फिर से रिपीट किया है और टिकट दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के 2018 के विधानसभा चुनाव परिणाम में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। परिणामों के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस और कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने के तमाम प्रयास किए, लेकिन 1.5 साल के बाद बीजेपी ने कम से कम 17 एमएलए को तोड़कर अपनी सरकार बनवा ली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 117-18 के आसपास पहुंच गया और अब बीजेपी ने उन नेताओं
में से मात्र 3 जनों को छोड़कर सबको वापस से टिकट दिया है। देखते हैं ये नेता वापस चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के गढ़ से चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इनको हरा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व उम्मीदवार रह चुके जालंधर वेस्ट के श्री मोहिंदर भगत ने आम आदमी पार्टी के नेता सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लिए अच्छा खासा बूस्ट है। आम आदमी पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों जालंधर के अंदर बाई पोल होने वाले हैं और ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, दूसरी ओर सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का अपना उम्मीदवार होगा। कांग्रेस पार्टी भी एकजुट दिखाई दे रही है, तो मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है दोस्तों। देखते हैं इसका फायदा किसको मिलता है। साथ साथ अपने आप को पत्रकार बताने वाले सुशांत सिन्हा ने गौमूत्र की एक रिपोर्ट का आधा हिस्सा दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये आरोप लगाया दोस्तों, और इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट बनाई, जिस पर जवाब देते हुए राजनी नायक बोली, कहा पूरा सच तो तब सामने आता जब रिपोर्ट के अंत में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जनाब स्वयं एक गिलास डिस्टिल गौमूत्र का सेवन करते। क्या है ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी जो तुम बताते हो वो पहले तुम्हें करना चाहिए। यानी दोस्तों बाबा रामदेव की तरफ इनका इशारा है और ये निशाना साध रही है, जो प्रोडक्ट बेचते तो है लेकिन उन्हें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाना भी चाहिए था। लेकिन आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बंगाल के अंदर अमित शाह रैली करने के लिए पहुंचे और दावा किया कि अगर बंगाल में हमारी सरकार बन जाए तो रामनवमी की रैली पर कोई हमला नहीं होगा। दरअसल दोस्तों अमित शाह जब ये दावा कर रहे थे तो उनको सबसे पहले अपने गुजरात के बारे में भी सोचना चाहिए था, जहाँ पर रामनवमी के मौके पर हिंसा की खबरें सामने आई थी। और ऐसे में बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं कि उनके राज्य में कोई हिंसा नहीं हो, ये पूरी तरीके से गलत है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर डीएमके सरकार के खिलाफ कई सारे भ्रष्टाचार के मामले उठाए हैं। ताजा बड़ी अपडेट की माने तो तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख अन्नामलई ने 1,34,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की एक सूची सार्वजनिक की है, जिसमें डीएमके के नेताओं का नाम है और इस पूरे फाइल का नाम डीएमके फाइल्स रखा गया है। इसे जारी करते उन्होंने दावा किया है कि संपत्ति में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे, खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन समेत सभी प्रमुख डीएमके के नेता दुर्रई मुरुगन, ईवी वेल्लू के पोनमुडी के साथ साथ कई और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नाम है। अन्नामलई ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें 2011 के विधानसभा चुनावों से पहले जब डीएमके सत्ता में थी, चेन्नई मेट्रो रेल के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए एक कंपनी का पक्ष लेने के लिए 200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान शेल कंपनी के जरिए किया गया। साथ साथ दोस्तों डीएमके ने इसे हास्यास्पद बताते हुए बीजेपी के नेता पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर इस साल चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की विधायक प्रदर्शन करने के लिए जा रही थी, जब उन्हें पुलिस वालों ने रोका। बड़ी बात यह रही कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि 5 बार की एमएलए विजय लक्ष्मी के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, उन्हें गले से पकड़कर धक्का मारने की कोशिश की गई है दोस्तों। और ऐसे में पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि महेश्वर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने की मांग को लेकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाता जब ये हरकत की गई है। और पुलिस पर कांग्रेस पार्टी ने कई सारे और भी आरोप लगाए हैं और बीजेपी सरकार के इशारों पर इस तरीके की हरकतें करने का आरोप लगाया है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकजा मुंडे को लेकर एक अपडेट है। ये जानकारी मिली है कि पंकजा मुंडे बीजेपी से काफी नाराज है। उन्हें तो सबसे पहले चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और बाद में उनको दोस्तों चुनाव भी हरवाया गया था। इसके बाद उनको मंत्री नहीं बनने दिया गया और अब जब वह एनसीपी के नेता के साथ मंच साझा कर रही थी तो अब अगले ही दिन उनके फैक्ट्री पर रेड पड़ी है, जो जानकारी दी गई है इसके अनुसार। यानी दोस्तों क्या बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, अपने आप में बड़े सवाल है। लोगों ने तो सवाल पूछे ही है। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर असम के अंदर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के पूर्व संयोजक प्रतीक हजेला को अब जांच का सामना करना पड़ेगा। राज्य की बीजेपी सरकार ने एनआरसी अपडेट करने के दौरान कथित अनियमितता के लिए आर्थिक अपराध निदेशालय और विजिलेंस में उनके खिलाफ शिकायत की है। प्रतीक हजेला को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम एनआरसी संयोजक नियुक्त किया गया था। अगस्त 2019 में एनआरसी सूची प्रकाशित होने के तुरंत बाद शीर्ष अदालत ने ही केंद्र और असम सरकार को हजेला को मध्य प्रदेश में जितना संभव हो उतने लंबे समय तक के लिए स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थी। उन पर असम के अंदर एनआरसी अपडेट करने की कवायद के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता करने का आरोप लगा है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट है, बिहार से जुड़ी हुई दिल्ली दौरे के बाद जैसे ही बिहार पहुंचे नीतीश कुमार, पटना में गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी देखने को मिला, क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और उनके प्रयास के कारण पार्टी के नेता बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके का प्रयास जारी रहे। साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के हालात को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार के लोग कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और अगर वाकई सब कुछ नॉर्मल है तो जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिस पर बीजेपी के लोगों से जवाब तलब किया गया। दोस्तों देखते हैं भाजपा सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। वहीं पर आंध्र प्रदेश के अंदर एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। एक डॉग ने आंध्र प्रदेश के
सीएम का पोस्टर फाड़ दिया, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। टीडीपी के समर्थक बोले, कहा जिन लोगों ने डॉ को उकसाया था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों, यानी राजनीति इस स्तर पर आ गई है कि मंत्री या किसी बड़े नेता का पोस्टर अगर किसी जानवर ने भी फाड़ दिया तो उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कर्नाटका के अंदर इस वक्त अगर चुनाव करवाए जाए, आज अगर चुनाव करवाए जाए तो किस पार्टी को कितने % वोट मिल सकता है और कितनी सीटों में कन्वर्ट हो सकता है, उनका आंकड़ा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।